नमस्कार, युद्ध जोन की लेटेस्ट खबरों के साथ हाजिर है। आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष। आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निधि वासंदानी और मेरे साथ मेरी सहयोगी अंजलि सिंह भी मौजूद है। हम आपको बताएंगे आज क्या गाजा बेरूत बनने जा रहा है और लगातार ये युद्ध है वो विध्वंसक रूप लेता जा रहा है। गाजा से लेकर यूक्रेनी वॉर जोन तक कई बड़ी खबरें आज के शो में आपको दिखाएंगे। इजरायली फोर्स एक साथ 3 से 4 मोर्चों पर इस वक्त जंग लड़ रही है और पिछले 24 घंटों में गाजा में आईडीएफ को कई बड़ी कामयाबी भी मिली है। वहीं यूक्रेन फ्रंट पर पुतिन के हौसले अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत भी नजर आ रहे हैं और इस बदले हालात के बारे में भी हम विस्तार से बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले वॉर जोन से जुड़ी 5 बड़ी खबर और उसके 5 विध्वंसक परिणामों पर नजर डालते हैं। पहली अहम खबर है जिसके बारे में आपको बता रहे हैं, आईडीएफ का सबसे बड़ा अटैक हुआ है। विध्वंसक अंजाम क्या होगा? गाजा के जबालिया में विध्वंस जारी है। और दूसरी खबर है, वॉर कैबिनेट के मंत्री का दर्द, विध्वंसक अंजाम, गाजा ऑपरेशन में बेटे की मौत हो गई है। जी हाँ, एक और बड़ी खबर होगी। नेतन्याहू की चेतावनी एक बार फिर सामने आ गई है। विध्वंसक अंजाम बेरूत को गाजा बना देंगे, ये भी कहा गया। एक और बड़ी खबर आपको बताएंगे शो के दौरान। आईडीएफ ने डाला घर पर घेरा और सिनवार के करीब पहुंची मौत। सिनवार की घेरेबंदी तेज हो गई है। और एक और बड़ी खबर, पुतिन से मिले राष्ट्रपति रईसी और ये भी आपको खबर बताएंगे कि इसके मायने क्या हैं इस मुलाकात के। TV9 भारतवर्ष के कैमरे पर हमास के लड़ाके, आईडीएफ की गाड़ी में हमास के गिरफ्तार हुए लड़ाके और हमास के लड़ाकों की आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी। अज्ञात जगह पर ले जा रही है आईडीएफ। और एक अलग तस्वीर भी सामने आई। गाजा पर लगातार हमलों के बीच इजरायली सैनिकों ने जश्न मनाया है। आईडीएफ के जवानों ने गाए गीत, कहा गाजा पर कब्जा करने आ रहे हैं, हमने हिजबुल्लाह को हरा दिया है। ये देखिए, जश्न मनाते हुए सैनिक नजर आ रहे हैं। हमने अपना घर पीछे छोड़ दिया और जीत तक वापस नहीं आएंगे। और अगली अहम खबर है, गाजा में हाल का सबसे विध्वंसक हमला हुआ। आईडीएफ ने जबालिया म्यूनिसिपैलिटी बिल्डिंग को उड़ा दिया। हमले में पूरी म्यूनिसिपैलिटी बिल्डिंग तबाह हो चुकी है। 100 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की यहां खबर है। और आइए देखते हैं कि जबालिया को लेकर और अपडेट्स इस वक्त क्या मिल रहे हैं। क्या है इस वक्त जबालिया के हालात? गाजा के जबालिया में किस तरह का विध्वंस हो रहा है? आईडीएफ के टारगेट पर जबालिया है। म्यूनिसिपैलिटी बिल्डिंग को टारगेट किया गया। इसके अलावा रेफ्यूजी कैंप्स को टारगेट किया जा रहा है। तीसरी बड़ी बात, रिहायशी इलाके जो रेसिडेंशियल इलाके हैं वो भी निशाने पर हैं। पूरी म्यूनिसिपैलिटी बिल्डिंग को उड़ा दिया गया आईडीएफ के जरिए। जी हाँ, और पूरे इलाके में आसमान में धुएं का गुबार छाया रहा। इजरायली टैंक लगातार गोले बरसाते नजर आए। 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, बड़ी संख्या में लोग घायल हैं। जबालिया हमास का सेंट्रल पॉइंट है, ये आईडीएफ ने दावा किया है। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, एंटी टैंक मिसाइल के साथ हमास के लड़ाके देखे गए हैं। एक घर से आईडीएफ पर हमले की तैयारी में लड़ाके, घर में छिपकर इजरायली सेना पर अटैक किया गया। आईडीएफ ने एंटी टैंक मिसाइल के साथ लड़ाकों का वीडियो भी जारी किया है। ये देखिए किस तरह घर में घुसकर ये कार्रवाई की जा रही है, ये ऑपरेशन चलाया जा रहा है। पहली तस्वीरें TV9 भारतवर्ष आपको दिखा रहा है। आईडीएफ ने ही दरअसल ये अपडेट दिया है और एंटी टैंक मिसाइल के साथ हमास के लड़ाके देखने को मिल रहे हैं। गाजा में 62 दिनों से बारूदी बरसात हो रही है। बारूदी शोर से गाजा का कोई भी कोना नहीं बचा है जहां बर्बादी नहीं हुई होगी। पिछले 36 घंटों में इजरायली सेना ने नॉर्थ गाजा में कहर बरपा रखा है। हमास की 150 से ज्यादा अंडरग्राउंड टनल्स को ध्वस्त कर दिया गया है। गाजा के शुजाइया इलाके में इजरायली सेना ने अंधाधुंध गोलीबारी की। गोलियों की गूंज से पूरा इलाका थर्रा गया। यहाँ आईडीएफ और हमास लड़ाकों के बीच आमने सामने की लड़ाई है। हमास नेता यह सिनवार के गढ़ खान यूनिस को आईडीएफ ने तबाह कर दिया है। खान यूनिस आईडीएफ के डवडेशन यूनिट के ग्राउंड ऑपरेशन का वीडियो सामने आया है। वीडियो में खान यूनिस की बर्बादी साफ देखी जा सकती है। इजरायल ने खान यूनिस को पूरी तरह से मिट्टी में मिलाने की कसम खाई है, क्योंकि 7 अक्टूबर का साजिश करता सिनवार यहीं का रहने वाला है। आईडीएफ ने गाजा में हमास के कई ठिकानों को निस्तानाबूद कर दिया है, कई हथियार डिपो को ध्वस्त कर दिया है।
गाजा पर आईडीएफ के तोपे तब तक गुजरते रहेंगे जब तक हमास का खात्मा नहीं हो जाता। एक और ब्रेकिंग न्यूज है। गाजा में आईडीएफ को बहुत बड़ा झटका लगा है। वॉर कैबिनेट में शामिल मंत्री के बेटे की मौत हो गई। ऑपरेशन के दौरान 25 साल के मेजर गैलमीर ज़ेनकोट की मौत हो गई। इजरायली कैबिनेट मंत्री और पूर्व सैन्य प्रमुख गादी ज़ेनकोट के बेटे थे मीर। नेतन्याहू ने कहा, खबर से दिल टूट गया है। उत्तरी गाजा पट्टी में युद्ध के दौरान मारे गए। एक और बड़ी खबर, गाजा में कब्जे वाले इलाकों में इजरायली फोर्स ने झंडे फहराए हैं। 2 महीने में ज्यादा वक्त से जारी है इजरायल हमास जंग। 2 महीने से ये जंग जारी है। हमास लड़ाकों का सफाया करते हुए आगे बढ़ रही है इजरायली फोर्स और सबसे बड़ा टारगेट दक्षिण गाजा है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि जगह जगह किस तरह झंडे फहराए गए हैं। हमास का सफाया का प्रण लिया गया है इजरायल की सेना की तरफ से और 2 महीने से ज्यादा वक्त से ये युद्ध चल रहा है। लेकिन हर इलाके में आप देख रहे हैं जहां जहां कब्जा किया है इजरायल ने, इजरायल की फोर्स ने, वहां वहां झंडे फहराए गए हैं। और अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं वेस्ट बैंक से रामल्ला शहर में आईडीएफ का एक्शन देखने को मिल रहा है। हमास लड़ाकों की तलाश में जुटी है इजरायली फोर्स। रामल्ला के कई इलाकों में छापेमारी जारी है। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। हमास लड़ाकों की तलाश में जुटी है इजरायली फोर्स और इसी सिलसिले में सर्चिंग ऑपरेशन भी चल रहा है। अलग अलग घरों में छापेमारी की जा रही है। हमास समर्थकों को और हमास लड़ाकों को ढूंढा जा रहा है और उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है। और एक और बड़ी खबर आज की आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी की पुतिन ने जमकर तारीफ की है। कहा, मोदी की गारंटी भारत के विकास की गारंटी है, कोई मोदी को मजबूर नहीं कर सकता, ये कहना है पुतिन का। राष्ट्रहित में फैसले से चौंकाते हैं मोदी। और अगली बड़ी खबर, जंगी माहौल में मॉस्को में बड़ी मुलाकात हुई है। पुतिन से मिले हैं ईरानी राष्ट्रपति रईसी ने गाजा में नरसंहार का आरोप लगाया है और अमेरिका को बताया है नरसंहार के लिए जिम्मेदार। और आइए देखते हैं कि रूस और ईरान के राष्ट्रपतियों ने मुलाकात के दौरान क्या कुछ कहा है और ये मुलाकात के मायने बहुत आगे तक जाएंगे। ये देखिए, पुतिन रईसी की गर्मजोशी वाली मुलाकात, जिसमें पुतिन ने कहा कि यूएस डिप्लोमेसी की नाकामी से इजरायल हमास का ये वॉर हुआ है। तो रईसी ने कहा कि गाजा में जो कुछ हो रहा है वह नरसंहार और अपराध है। जी हाँ, और इसी तरीके से आगे बातचीत हुई जिसमें पुतिन ने कहा, हम इजरायल वॉर में मध्यस्थ की भूमिका के लिए तैयार हैं। रईसी कहते हैं ये क्षेत्रीय मुद्दा नहीं बल्कि पूरी मानवता का मुद्दा है। तो ये बहुत बड़ी बात है जिसमें पुतिन ने मध्यस्थ बनने की बात कही है। जी हाँ, पुतिन ने आगे कहा कि रूस और ईरान के रिश्ते बेहद मजबूत हो रहे हैं। ये पुतिन की तरफ से कहा गया। तो रईसी की तरफ से कहा गया, गाजा में हो रहे विनाश का तुरंत समाधान निकाला जाए। और आपको बता दें कि ये लगातार डिप्लोमेसी है पुतिन और रईसी की तरफ से, लेकिन अमेरिका को टारगेट किया जा रहा है। इजरायल और हमास वॉर ने वैश्विक समीकरणों को बदल कर रख दिया है। आइए देखते हैं कि इस जंग का असर रूस और ईरान पर किस तरह से पड़ा है। आपके सामने हम ग्राफिक्स दिखाने जा रहे हैं कि किस तरह से इस पूरे युद्ध पर असर पड़ा है। रूस ईरान और ज्यादा करीब आते हुए दिख रहे हैं। इस युद्ध के शुरुआत से ही अमेरिका के खिलाफ माहौल बनता हुआ भी दिख रहा है। जी हाँ, तो यूएस नाटो से यूक्रेन को जो समर्थन है वो थोड़ा घटता नजर आ रहा है, कम होता नजर आ रहा है। रूस को यूक्रेनी मोर्चे पर फायदा मिला है। वहीं अमेरिकी चिंता क्या है? इस मुलाकात की भी चिंता ये अमेरिका की कि रूस ने वॉर में ईरानी ड्रोन का भरपूर इस्तेमाल किया है। रूस ईरान के बीच सामरिक तालमेल भी बढ़ता जा रहा है। मौत का आंकड़ा बढ़ गया है। गाजा में 17,000 से पार पहुंच गया है मौत का आंकड़ा, जो कि बहुत डरा देने वाला आंकड़ा है। इजरायली हमलों में अब तक 17,000 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। मारे गए लोगों में 7,000 से ज्यादा बच्चे शामिल हैं। इजरायली अटैक में 46,000 लोग घायल हुए हैं। और आइए देखते हैं कि गाजा में तबाही का अब तक का आंकड़ा आखिर क्या है। गौर करिएगा, डिटेल्स आपके सामने रखेंगे। गाजा में तबाही अभी तक बेहिसाब हुई है। कुल मौत कितनी हुई है? लगभग 17,177 लोगों की मौत हुई, जिसमें बच्चों का आंकड़ा है वो 7,739 का है। गुमशुदा लोग कितने? गुमशुदा लोग हैं 7,700 और घायल हैं 46,000।
जी हाँ, इसके अलावा जो घायल हुए हैं वो 46,000 लोग घायल हुए हैं इस युद्ध के दौरान। इसके अलावा मस्जिदों को नुकसान जो पहुंचा है, 194 मस्जिदों को नुकसान पहुंचा है। मस्जिद पूरी तरह जो ध्वस्त हो गई, ख़त्म हो गई, वो 104 मस्जिदें तबाह हो गई। हाउसिंग यूनिट्स को भी जो नुकसान पहुंचा है वो करीब 3 लाख के करीब है, 3.25 लाख, और हाउसिंग यूनिट्स पूरी तरह जो नष्ट हुए वो 52,000 हैं। फिलिस्तीन का गाजा पट्टी बदले की आग में झुलस रहा है। इजराइल के शोलों में गाजा भस्म हो रहा है। जमीन और आसमान से गिरते गोलों की वजह से गाजा की धरती खून से लाल हो गई है। 62 दिनों से जारी बारूदी बरसात 17,000 से ज्यादा लोगों की जान ले चुकी है, जबकि 46,000 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं। हजारों मकान जमींदोज हो चुके हैं। गाजा से रोज डरावनी तस्वीरें आ रही हैं। पिछले कुछ दिनों में आईडीएफ के 36वीं डिवीजन की सेनाएं आमने सामने की लड़ाई लड़ रही है। इजरायली सेना हमास के ठिकानों को ढूंढकर विध्वंसक प्रहार कर रही है, हथियार डिपो और बुनियादी ढांचे को नष्ट कर रही है। इजरायली टैंक वॉर जोन में आग की बारिश कर रही है। आप देख सकते हैं कि बैटल ग्राउंड में मौजूद आईडीएफ के 188वीं ब्रिगेड के सैनिक कैसे तबाही मचा रहे हैं। विध्वंसकारी हमले की भयावह तस्वीर आप देख सकते हैं कि कैसे पल भर में बहुमंजिला इमारत मलबे में तब्दील हो गई। इस हमले में कई हमास के लड़ाके भी मारे गए हैं। खान यूनिस इलाके से आई इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि खान यूनिस में बमबारी हो रही है। इजराइल ने यहाँ फास्फोरस बम से हमला किया। और अगली ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें, नेतन्याहू की हिजबुल्लाह को बड़ी धमकी। हिजबुल्लाह ने जंग शुरू की तो विध्वंसक अंजाम होगा। बेरूत को गाजा में बदल देंगे, नेतन्याहू ने चेतावनी दी है। सीमा पर सैनिकों से मिले हैं नेतन्याहू और हिजबुल्लाह के हमलों का दिया है जवाब। और आइए देखते हैं कि हिजबुल्लाह के किस एक्शन पर नेतन्याहू भड़क गए हैं और राजधानी बेरूत को गाजा बना डालने की धमकी भी दी है। नेतन्याहू ने क्या कहा है, कैसे धमकाया है, आपको दिखाते हैं। हिजबुल्लाह ने युद्ध की शुरुआत की तो बेरूत को गाजा में बदल दिया जाएगा, ये धमकाया है नेतन्याहू ने, जिसका असर उत्तरी इजराइल में हिजबुल्लाह के हमले हो रहे हैं और इस वजह से नेतन्याहू का ये बयान सामने आया है। जी हाँ, नेतन्याहू आगे कहते हैं कि हिजबुल्लाह ने युद्ध की शुरुआत की तो बेरूत को गाजा में बदल देंगे। लेबनान से उत्तरी इजराइल में कई हमले हुए हैं, उसी के ऊपर ये बयान आया है। यहाँ हिजबुल्लाह ने युद्ध की शुरुआत की तो बेरूत को गाजा में बदल दिया जाएगा। आगे गाजा में फिलिस्तीनियों के समर्थन में हमले लगातार हो रहे हैं, तो नेतन्याहू ने एक तरह से धमकाया है। हमलों में एक इजरायली किसान तक की मौत हुई है, ये भी जानकारी सामने आई है। जी हाँ, नेतन्याहू ने ये अग्रेसिव स्टेटमेंट दिया है जिसमें सीमा पर बसे गांवों को भी निशाना बनाया जाएगा। ये चेतावनी भी आगे दी गई है। हिजबुल्लाह को चेतावनी दी गई है, हमास को चेतावनी दी गई है, जिससे ये समझ में आता है कि नेतन्याहू रुकने वाले नहीं है। सीज फायर का सोचने का कोई सवाल ही नहीं है। एक और बड़ी खबर बता दें, सुरंग में घिर चुका है याह्या सिनवार। आईडीएफ ने वीडियो जारी कर किया दावा, याह्या सिनवार को घेरने का दावा। बेंजामिन नेतन्याहू ने भी खबर की पुष्टि की है। इजराइल का सबसे बड़ा दुश्मन, 7 अक्टूबर को इजराइल में कत्लेआम करवाने वाला मास्टरमाइंड हमास का डिप्टी चीफ याह्या सिनवार मोस्ट वांटेड लिस्ट में सबसे ऊपर है। इजराइल किसी भी हाल में इजरायलियों की हत्या के इस आरोपी को छोड़ने वाला नहीं है। इजराइल का दावा है कि जिस सुरंग में सिनवार छुपा है उसे पता लगा लिया गया है। आईडीएफ ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें दावा किया जा रहा है कि सिनवार यहीं छिपा है और इजरायली फोर्स ने उसे चारों तरफ से घेर लिया है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि आईडीएफ के जवान फायरिंग करते हुए आगे की ओर बढ़ रहे हैं। ये सैनिक सिनवार के खून के प्यासे हैं। किसी भी कीमत पर उसे खत्म करना चाहते हैं। जहां से उसने इजराइल में नरसंहार की साजिश रची थी, वहीं उसे दफन करना चाहते हैं। खान यूनिस का ये वही इलाका है जहां सिनवार के छिपे होने की आशंका है। इस इलाके को इजरायली सेना ने बारूदी बरसात से खंडर में तब्दील कर दिया है। अब सवाल ये है कि इजराइल का सबसे बड़ा दुश्मन सिनवार यही छिपा है या वो गाजा छोड़कर फरार हो चुका है। और आइए अब देखते हैं कि सिनवार को लेकर पूरा मामला आखिर है क्या कहा जा रहा है। सिनवार के करीब पहुंच गई है मौत, सिनवार के करीब पहुंच गई और सबसे बड़ा टारगेट इस वक्त इजराइल के लिए सिनवार ही है। याह्या सिनवार के अपने घर में ही घिरने का दावा भी किया जा रहा है। आईडीएफ के वीडियो में याह्या सिनवार के घर होने का दावा किया जा रहा है।
वीडियो सेंट्रल खान यूनिस के इलाके का बताया जा रहा है, वीडियो सामने आया। आईडीएफ के जवानों ने एक घर को चारों ओर से चौतरफा घेर रखा है। आईडीएफ के जवान गोलियां बरसाते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। 7 अक्टूबर हमले का मास्टरमाइंड है, जो 7 अक्टूबर को हमास ने इजराइल पर हमला किया था, इसका मास्टरमाइंड याह्या सिनवार है। आईडीएफ प्रवक्ता ने क्या कुछ कहा आपको बता रहे हैं। सिनवार जमीन के ऊपर नहीं बल्कि अंडरग्राउंड हो चुका है और इसीलिए ढूंढा जा रहा है। सिनवार के बारे में ज्यादा जानकारी जल्दी ही दे दी जाएगी, ये आईडीएफ कह रही है। मिशन सिनवार तक पहुंचने और उसे खत्म करने का इस वक्त इजराइल का है। और अब सियासी खबरों का रुख करेंगे। सरकारी आवास छोड़ेंगे इस्तीफा देने वाले सभी सांसद। 30 दिन में आवास खाली करेंगे सभी सांसद। लोकसभा आवास समिति ने नोटिस दे दिया है और 8 सांसदों को लोकसभा आवास समिति पूल से आवास मिला है। 3 मंत्रियों को शहरी विकास मंत्रालय से आवास मिला है। दरअसल सत्ता पक्ष का साफ तौर पर मानना है कि पक्ष और विपक्ष के लिए इस मामले में नियम बिल्कुल एक जैसे होने चाहिए। और आनंद प्रकाश पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ, उनसे बात करते हैं। आनंद, 30 दिनों का समय, लगभग 1 महीने का समय दिया गया है और उन सांसदों को आवास खाली करने के लिए जिन्होंने इस्तीफा अब दे दिया है। आगे नियम क्या कहता है, क्योंकि सत्ता पक्ष तो कह रहा है सबके लिए नियम एक बराबर है। जी बिल्कुल, चूंकि अभी ये सांसद नहीं रहे, इन्होंने इस्तीफा दे दिया। अभी सिर्फ विधायक हैं, लिहाजा जो इनको सरकारी आवास मिला था वो खाली करने के लिए इनको नोटिस दिया गया है। 30 दिन का समय होता है एक लोकसभा सांसद को, जैसे उस अपनी संसद की संस्था छोड़ता है उसके बाद 30 दिन की मोहलत मिलती है उसको अपना घर खाली करने के लिए। अगर सांसद चाहे तो 1 महीना अपना और एक्सटेंड करवा सकता है इससे, लेकिन उसको बाजार नियमों से के हिसाब से उसको पैसा देना पड़ता है, उसको किराया देना पड़ता है। तो ऐसे में जैसे इन लोगों का इस्तीफा हुआ, कल एक्सेप्ट हुआ इस्तीफा इन लोगों का लोकसभा से, तो लोकसभा आवास समिति जो कि सांसदों को, लोकसभा के सांसदों का आवास आवंटित करती है, उनकी तरफ से नोटिस चला गया इन लोगों को। जो नियम है 30 दिन के अंदर अपना घर खाली करिए। और उसके अलावा जो 3 सांसद ऐसे हैं जो कि मंत्री भी थे, तो उनको जो नोटिस जाएगा वो शहरी विकास मंत्रालय की तरफ से उनको नोटिस जाएगा। संभवतः आज उनको नोटिस चला जाएगा, तो ये नियम उनके लिए भी बराबर लागू होते हैं। जी शुक्रिया आपका आनंद, पूरी जानकारी देने के लिए। तो जानकारी यही है कि 8 सांसदों को लोकसभा आवास समिति पूल से घर मिला था और अब उन्हें नोटिस मिला है कि 1 महीने के भीतर सरकारी आवास को खाली कर दे, क्योंकि उन्होंने अपने सांसदीय पद से इस्तीफा दे दिया और वो मंजूर हो चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री कौन होगा, इसका ऐलान अभी बाकी है। बीजेपी में मंथन के बीच कयासों का दौर भी जारी है। दिल्ली आई वसुंधरा राजे ने जेपी नड्डा से मुलाकात की है। 3 राज्यों में प्रचंड जीत के बाद भी मुख्यमंत्रियों को लेकर बीजेपी में मंथन जारी है। मुख्यमंत्री के नामों पर अभी तक आला कमान की तरफ से मुहर नहीं लग पाई है। दावेदारों से लगातार बातचीत हो रही है। अपनी दावेदारी को मजबूत करने के लिए दिल्ली पहुंची वसुंधरा राजे की दिन भर इंतजार के बाद देर शाम पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात हो पाई। करीब 1.25 घंटे चली मीटिंग के बाद वसुंधरा राजे अपने बेटे दुष्यंत के साथ मुस्कुराते हुए निकली, लेकिन पार्टी अध्यक्ष ने क्या आश्वासन दिया वो नहीं बताया। वहीं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी मुख्यमंत्री के नाम पर मुहर नहीं लगी है। चुनावी नतीजे के बाद शिवराज सिंह मध्य प्रदेश के अलग अलग क्षेत्र में जा रहे हैं। पहले कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा में मिशन 29 की बात कही। अब दिग्विजय सिंह के बेटे जयवर्धन सिंह की सीट राघोगढ़ जा रहे हैं। कैलाश विजयवर्गीय का दावा है कि रविवार तक सीएम के नाम पर सस्पेंस खत्म हो जाएगा। इधर टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा को लेकर के आज आचार समिति अपनी रिपोर्ट लोकसभा में पेश करने वाली है, जिसके बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि उनकी सदस्यता खत्म हो सकती है। रिश्वत लेकर सवाल पूछने के मामले में लोकसभा की आचार समिति आज सदन में रिपोर्ट पेश करेगी। विपक्ष ने इस मामले में मत विभाजन की मांग की है, जिसके मद्देनजर बीजेपी ने व्हिप जारी कर सभी सांसदों को उपस्थित रहने का निर्देश दिया है। विपक्ष का कहना है कि मोइत्रा पर बहुत जल्दी में रिपोर्ट पेश की गई है, जिस पर चर्चा होनी चाहिए। इस बीच टीएमसी सांसद सुदीप बंदोपाध्याय ने स्पीकर से मुलाकात की है। बोला कि महुआ मोइत्रा को बोलने का मौका दिया जाए। तो उन्होंने कहा कि पूरा आधा घंटे में मैं पूरा स्थिति को लिए दूंगा। मैंने बोला कि और ज्यादा टाइम की जरूरत है। बताया जाता है कि समिति ने 500 पेज की रिपोर्ट बनाई है। खुद महुआ ने स्वीकार किया था कि उन्होंने संसद में सवाल पूछने के पोर्टल से जुड़ी अपनी आईडी पासवर्ड साझा किए थे। हीरानंदानी ने महुआ को रिश्वत देने की बात भी स्वीकार की थी। जहाँ तक आईपी एड्रेस और पासवर्ड की बात है, तो ऐसे हमारे संविधान में, पार्लियामेंट के में कहीं भी ऐसा रूल्स नहीं है कि आप किससे उसमें उसको एक्सेस किसको दे सकते हैं, नहीं दे सकते। ऐसा कोई पहले से रूल्स बना हुआ नहीं है। अगर बनता और उसके बाद उसका वो उसे तोड़ती तो फिर आप उस पर कड़ी कार्रवाई कर सकते थे।
और महाराष्ट्र में नवाब मलिक को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मलिक को लेकर अजीत पवार को चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी में क्या क्या लिखा गया है, आइए देखते हैं रिपोर्ट। महाराष्ट्र में नवाब मलिक की एंट्री को लेकर सियासत गर्मा गई है। शीतकालीन सत्र के पहले दिन अजीत पवार के गुट के साथ नवाब मलिक देखे गए। इसके बाद महाराष्ट्र के 2 उप मुख्यमंत्री आमने सामने आ गए। नवाब मलिक को लेकर बीजेपी नेता और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अजीत पवार को पत्र लिखा है। फडणवीस ने मलिक को लेकर सवाल उठाते हुए कहा है कि उन्हें सिर्फ मेडिकल ग्राउंड पर जमानत मिली है। उनके ऊपर देशद्रोहियों से संबंध के आरोप है। जब तक ये आरोप से मुक्त नहीं हो जाएंगे तब तक गठबंधन में स्वीकार करना मुश्किल है। हालांकि फडणवीस ने लेटर में ये भी लिखा है कि पार्टी में किसे लेना है और नहीं लेना है ये आपका निर्णय है। फिलहाल नवाब मलिक गठबंधन का हिस्सा बने ये स्वीकार नहीं। फडणवीस ने कहा है कि ऐसा कोई निर्णय ना ले जिससे गठबंधन को नुकसान हो। फडणवीस की चिट्ठी के बाद महाराष्ट्र में सियासत गर्म है। उन्होंने एक लेटर जो है रिलीज किया है, ट्वीट किया है या पोस्ट किया है, वहाँ पर वो देश के हित की बात करें तो दिन भर उनको वो देश याद नहीं आया। अब जाकर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, फिर से बातें कर रहे हैं कि भाई वो देखिए उनका अंदरूनी मसला है। जो अब महायुति बता रहे या जो भी है वो अंदरूनी मसला है उनका, वो अपना डिसाइड करे क्या करना है। और हरियाणा के जींद के बाद कैथल के एक स्कूल के प्रिंसिपल पर छेड़खानी का आरोप लगा है। यह आरोप स्कूल की 16 छात्राओं ने लगाया है। कैथल के सीवन थाना क्षेत्र के सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल के खिलाफ ये गुस्सा है जिन पर आरोप है कि लड़कियों के साथ वो छेड़छाड़ करते हैं। छेड़छाड़ का आरोप प्रिंसिपल के अलावा एक अन्य शख्स पर भी है जिसके खिलाफ स्कूल के छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया। मामले की शिकायत दर्ज कर ली गई है। लड़कियों ने सरपंच और डिप्टी कमिश्नर और महिला आयोग से भी लिखित शिकायत की है। इस बीच गुस्साए ग्रामीणों ने प्रिंसिपल की गिरफ्तारी की मांग करते हुए स्कूल पर ताला जड़ दिया है। बंद कमरे के अंदर एसडीओ साहब आते हैं, बैठक होती है और वो बाहर निकल के बोलते हैं भी हमारे को तो सिर्फ स्टाफ ने यही बोला है भी मिस ये वो है। ये तो सरेआम उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, हमारे लिए बिल्कुल कोई कार्रवाई, शून्य कार्रवाई हुई है। हम इस कार्रवाई से बिल्कुल संतुष्ट नहीं है और इसलिए स्कूल को ताला जड़ दिया गया है। एसपी उपासना सिंह ने गुल्हा डीएसपी के नेतृत्व में जांच टीम गठित कर दी है। एफआईआर में हमारे पास प्रिंसिपल के ऊपर लगाए गए हैं, लेकिन बाद में शायद 164 के स्टेटमेंट में कुछ और भी नाम आए, तो उस हिसाब से जिन के ऊपर जिनके अगेंस्ट एविडेंस आएंगे उस हिसाब से कार्रवाई होगी। दिल्ली के बुराड़ी निरंकारी ग्राउंड टेंट सिटी में तब्दील हो गया है। मौका है एबीवीपी के राष्ट्रीय अधिवेशन का, जिसका आज गृह मंत्री अमित शाह उद्घाटन करेंगे। विद्यार्थी परिषद ने अपने स्थापना के 75 वर्ष पूरे कर लिए हैं, जिसकी वजह से इस बार छात्र संगठन का 69वां राष्ट्रीय अधिवेशन रखा गया। गृह मंत्री अमित शाह आज अधिवेशन का औपचारिक उद्घाटन करेंगे। 4 दिनों तक 10,000 से अधिक लोगों के रहने की व्यवस्था भी की गई है। बुराड़ी निरंकारी मैदान टेंट सिटी में तब्दील कर दिया गया है, जहां देश के सभी राज्यों से एबीवीपी के 8,500 छात्र प्रतिनिधि पहुंचेंगे, जिनके लिए रहने और खाने का इंतजाम इंद्रप्रस्थ नगर में ही होगा। इंद्रप्रस्थ नगर में मिनी भारत, देश की संस्कृति और कला की झलक देखने को मिलेगी। पूरे टेंट सिटी को खूबसूरत तरीके से सजाया गया है। राम मंदिर, बांके बिहारी मंदिर के साथ कई गौरवशाली इतिहास, स्वतंत्रता संग्राम, संस्कृति और कला को प्रदर्शित भी किया गया है। अधिवेशन में पीएम मोदी के कार्यों विशेष पर नारी शक्ति अधिनियम को भी प्रदर्शित किया गया है। एबीवीपी ने 2024 लोकसभा चुनाव के लिए नेशन फर्स्ट वोटिंग मस्ट का नारा दिया है। ज्यादा युवाओं को पोलिंग बूथ तक पहुंचाना उनका लक्ष्य होगा, जिस पर काम शुरू कर दिया गया है। फर्स्ट टाइम वोटर उनके टारगेट में रहेंगे। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। 4 राज्यों में हल्के भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। गुजरात के कच्छ और राजकोट में 3.9 तीव्रता का भूकंप आया। मेघालय के शिलोंग में 3.8 तीव्रता का भूकंप आया। तमिलनाडु के चेंगलपट्टू में 3.2 तीव्रता का भूकंप आया है। कर्नाटक के विजयपुरा में 3.1 तीव्रता का भूकंप आया। तो 4 राज्यों में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं और इसकी तीव्रता 3 दशमलव के आसपास ही रही।